दोस्तों के साथ जय हिंद को दोहराना चाहूँगा। तो सभी मेरे साथ बोलेंगे जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि प्राचार्य महोदय ने कहा कि मैं भी आज आपकी तरह यूनिफॉर्म में ही आया हूँ। तो यूनिफॉर्म में आने का एक कारण ये था कि मैं जिसे संबोधित करने जा रहा हूँ, जो हमारे तमाम यहाँ पे मित्र हैं, मेरे छोटे भाई हैं, तो वो खुद जब यूनिफॉर्म में आए हैं तो मुझे भी ठीक लगा कि मैं भी अपनी यूनिफॉर्म में आऊँ। यूनिफॉर्म का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। बहुत बार हम सिर्फ इसे ड्रेस और एक डेली का स्कूल का नियम कानून समझ के हम इसे पहन के आते हैं, लेकिन अगर इसके पीछे आप देखें तो इसका एक बहुत महत्व है। यूनिफॉर्म में जब पहन के जाता हूँ, जब ड्यूटी पे रहता हूँ, तो मैं कहाँ से आया हूँ, मैं किस जगह से बिलोंग करता हूँ, मैं किसके लिए सेवा दे रहा हूँ, ये सब चीजें यूनिफॉर्म में एक हो जाती हैं। यूनिफॉर्म के पीछे मैं मृत्युंजय या दूसरा कोई व्यक्ति जो भी इस यूनिफॉर्म को पहन लिया, वो सामने वाले से भेदभाव करना बंद कर देगा। उसी तरह जब आप स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के आते हो तो आपके अभिभावक कोई बिजनेसमैन हो, आपके अभिभावक कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, चाहे किसी अन्य कार्यों में अगर वो अपना सेवा दे रहे हैं, वो सब चीजें यहाँ आके खत्म हो जाती है। यहाँ आके आप सिर्फ एक स्टूडेंट हैं, आप अपने कक्षा में, अपने स्कूल में जैसा आप परिश्रम करेंगे, जैसा आप मेहनत करेंगे, वैसा ही आपको परिणाम आपके स्कूल में मिलेगा। ये यूनिफॉर्म हमें इस बात के लिए हमेशा आगे रखती है। तो इस कारण मैं भी आज कोशिश किया कि यूनिफॉर्म में यहाँ के आपको संबोधित कर दूँ। तो इस संबोधन का एक मेन मकसद ये था कि मैं भी जब आपकी तरह स्टूडेंट था, मैंने भी अपनी पढ़ाई छपरा के सरस्वती विद्या मंदिर से की है। तो बहुत सारे लोग जब हमें संबोधित करने आते थे, हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते थे, बहुत सारे क्वेश्चन होते थे। जो 6th क्लास में है उनके लिए क्वेश्चन ये है कि भाई अब ये नए नए सब्जेक्ट जो इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, अभी तक तो सोशल साइंस एक पढ़ते थे, अब ये जाके हिस्ट्री अलग हो जाएगा, फिर ज्योग्राफी अलग हो जाएगा, फिर साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सब चीजें अलग अलग बनती जाएंगी, आगे जाके एडवांस होती जाएंगी। तो इनमें से कौन सा चुनाव करना है? आगे चल के मैं इंजीनियर बनूं, आगे चल के डॉक्टर बनूं, एस्ट्रोनॉट बनूं, या नेता ही क्यों न बनूं? हो सकता है सबका अपना अपना एस्पिरेशन हो। तो इस चीजों के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में होंगे कि आगे का रास्ता कैसे तय करना चाहिए। तो मुझे तो बहुत सारी चीजें, सब चीजें नहीं पता। मैंने अपना रास्ता जो इस तरह तय किया, उसकी कुछ चीजें मैं आपसे साझा कर सकता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि 10वीं तक की पढ़ाई मैंने वहाँ से की, फिर 2 साल मैंने पटना में IIIT की तैयारी की थी, प्राइवेट कोचिंग लेकर, और उसके बाद मैं दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया। उसके बाद मैं सशस्त्र सीमा बल में UPSC CAPF के 2019 के एग्जाम में उत्तीर्ण हुआ, और उसके बाद मैं तब से असिस्टेंट कमांड के पद पे कार्यरत हूँ। मेरे साथ जो आप ये टीम आपके स्कूल में मौजूद है, आपको गौरव महसूस होना चाहिए कि ये टीम आपकी अमरनाथ यात्रा में, जम्मू कश्मीर में जब से 370 हटा, तब से वहाँ अमरनाथ यात्रा जब दोबारा शुरू हुआ, तब से ये टीम आपकी वहाँ पे सेवा दे रही है। जब पिछले साल बस्तर जैसे, छत्तीसगढ़ के बस्तर जैसे इलाकों में इलेक्शन था, चुनाव था, तो वहाँ पे आपकी ये टीम चुनाव संपन्न कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दी है। इसके अलावा ये टीम इंडिया नेपाल बॉर्डर के गोरखपुर के पास, जो इंडिया नेपाल बॉर्डर सोनौली के पास है, वहाँ पे ये अपनी सेवाएं अभी दे रहे हैं। और इसी टीम को कमांड करने का मुझे सौभाग्य मिलता है, और इस टीम को कमांड करते हुए मैं असिस्टेंट कमांडेंट आपसे अभी विमुख हो रहा हूँ। तो इससे पहले कि आपके बीच से मैं क्वेश्चन आंसर या प्रश्नोत्तरी का कुछ वो शुरू करूँ, मैं भी 2 शब्द आपसे इसके अलावा कहना चाहता हूँ। जो आप जैसा स्टूडेंट मैं था, तो मेरे मन में भी चीजें रहती थी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक कहानी से शुरुआत करना चाहता हूँ। कहानी से सुनने के लिए तैयार है? अच्छा, इस ग्रुप में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक के बच्चे होंगे, है ना? ठीक है, चलिए। तो एक गांव था, उसमें ग्रामीणों के बीच में 6 ऐसे लोग थे जिनको हम दिव्यांग बोलते हैं। दिव्यांग का मतलब समझते हैं आप लोग?
दिव्यांग में वो ये थे जो देख नहीं सकते थे। उस गांव में जितने भी ग्रामीण थे उसमें 6 लोग ऐसे थे जो दिव्यांग थे, जो देख नहीं सकते थे, उनको देखने की शक्ति नहीं प्राप्त थी। तो एक बार क्या हुआ कि ग्रामीणों के बीच में ये बात चली कि गांव में एक हाथी आने वाला है। हाथी आने वाला है, जिनके पास देखने की शक्ति नहीं तो हाथी देख के पहचान जाएंगे, लेकिन जो दिव्यांग थे उनके मन में भी ये जिज्ञासा कि हाथी क्या चीज होता है, हमें भी देखना चाहिए, हमें भी समझना चाहिए इसे। तो ग्रामीणों के साथ वो लोग भी हाथी को महसूस करने के लिए, अनुभव करने के लिए चले गए। तो एक जो थे उसमें वो जब स्पर्श कर रहे थे तो हाथी का पैर उन्होंने स्पर्श किया। तो पैर हाथी का जो होता है बहुत पिलर टाइप का होता है, तो उनको अनुभव हुआ कि कोई पिलर है, यानी पिलर पकड़ा हुआ है। दूसरे जो दिव्यांग थे वो हाथी की पूंछ की तरफ हाथ किए हुए थे। तो हाथी को पूंछ की तरफ छू के बता रहे थे कि अच्छा ये कोई रस्सी है, शायद रस्सी जैसा होता है हाथी। तो उन्होंने अपना हाथी का अनुभव उनको हुआ कि हाथी एक रस्सी की तरह होता है जो पतला सा ऐसे खींचने जैसा होता है। तीसरे जो थे वो हाथी का टस्क पकड़े हुए थे। टस्क जो दांत होता है हाथी का बाहर निकला हुआ, टस्क को पकड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा अच्छा ये हाथी कोई बहुत मजबूत पाइप जैसा है, मतलब हाथी पाइप जैसा होता है। चौथे थे वो हाथी की पेट की तरफ हाथ किए हुए थे। तो पेट की तरफ हाथ करते हुए उन्होंने कहा कि अच्छा हाथी कोई बहुत विशाल दीवार की तरह है, मतलब हाथी की परिभाषा को दीवार जैसा दे रहे थे। पांचवे जो थे वो हाथी का कान पकड़े हुए थे। तो बोले कि हाथी बहुत ही मुलायम जानवर है, इसका तो पंखे जैसा पतला सा शरीर है। तो कुल मिला के जितने लोग थे उन्होंने हाथी की अलग अलग तरह से अनुभव की, स्पर्श कर, ठीक है। जब सब बाद में हाथी चला गया, जब सब बाद में इकट्ठा हुए तो सभी अपना अपना अनुभव बताने लगे कि हाथी किस तरह का होता है। और जिस 6 लोगों ने जिस तरह से स्पर्श किया था हाथी को, अब उन लोगों ने मतलब कंपटीशन और उस तरह की भावना हो गई कि नहीं मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। जो बोल रहे हैं कि हाथी पिलर जैसा होता है, एक बोल रहे हैं हाथी पाइप जैसा होता है, एक बोल रहे हैं हाथी जो सूट पकड़े थे वो बोले थे कि हाथी टहनी जैसा होता है। तो 6 लोग का अपना अपना वाद विवाद होने लगा कि नहीं भाई हाथी होता तो इसी तरह का, मैंने तो इसको स्पर्श किया है, मैंने तो अनुभव किया है, सामने वाला झूठ बोल रहा है। तब उसी गांव में बड़े अनुभवी दुकानें थे, तो उन्होंने बताया कि देखिए ऐसा है, तो आप सभी सही हैं, आप सभी में से कोई गलत नहीं है, सबके अपना अपना अनुभव का अपना अपना तरीका है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वही सही हो, और ऐसा भी जरूरी नहीं कि वो गलत भी हो। लेकिन सामने वाला भी अगर कोई बात अनुभव किया है, कुछ किया है, तो उसकी बात को सुनना, उसकी बात को समझना, यही इस बात में बताता है। ये जो छोटा प्रेरक प्रसंग है, जो कहानी है, इसके माध्यम से हम ये बात समझ सकते हैं कि जिस तरह से 6 लोगों ने एक ही हाथी को, सेम हाथी को अलग अलग तरह से अनुभव किया था, उसी तरह से हम भी जब अपने इस ज्ञानेंद्रियों से, अपने आँख, नाक, अपने स्पर्श से जब चीज़ों को अनुभव करते हैं तो हमारा एक अपना देखने का तरीका होता है, और हमें लगता है कि वही सबसे सही है, और उस जगह पे हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में भी आते हैं। एक विश्वास पैदा होता है हमारे अंदर कि मैंने जो देखा है, मैंने जो समझा है वो सही है। तो जब भी ये विश्वास बहुत ज़्यादा हावी होने लगे आप पे, तो वो विश्वास अहंकार में बदल जाता है। और अहंकार कहा गया है, विवेकानंद ने कहा है कि अहंकार मनुष्य के पतन का सबसे पहला स्टेप है। अगर आपके अंदर अहंकार आ गया किसी चीज का, तो आपके पतन का पहला सीढ़ी रहेगा वो। तो इसीलिए आप चाहे कितना भी किसी चीज में अपने को माने कि मैं इसमें बहुत आगे हूँ, बहुत महारत हूँ, लेकिन हमेशा ये चीज समझिए कि कोई दूसरा उसमें आयाम जरूर है, उसको भी समझने का प्रयास करें। और अहंकार नहीं रखने का मतलब ये नहीं है कि स्वाभिमान नहीं रहना चाहिए। शिक्षा का पूरा काम यही है कि हमारे अंदर स्वाभिमान भरना चाहिए। स्वाभिमान इसलिए कि आप जिस चीज में मानते हैं, आप जिस चीज में विश्वास करते हैं, जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, उस चीज में जब आप खुद ही विश्वास नहीं करेंगे तो दूसरे वाला, सामने वाला कैसे विश्वास करेगा। आप अगर कक्षा 6ठी के छात्र हैं, आपने इस साल ये ठान लिया है कि मुझे टॉप 3 में आना है। पिछले साल आपका रैंक 10 था, आपने देखा कि अच्छा साइंस में मेरा नंबर 88 के आसपास ही आया था, मैं इसको और बढ़ा सकता हूँ।
आप ठीक है, आप जहाँ 5 बजे उठते थे आप सुबह 3 बजे उठने लगे। आपने बोला कि मैं अपने को 2 घंटा अतिरिक्त समय दूंगा साइंस की पढ़ाई के लिए। साइंस के जो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें मैं नहीं समझ पा रहा हूँ उन्हें मैं सुबह उठ के पढ़ाई करूंगा, सुबह समझूंगा। तो आप उस विश्वास जो आपने अपने मन में विश्वास जगाया है कि मैं इस बार टॉप 3 में आऊंगा, और उसके लिए आपने लगन और मेहनत करना शुरू किया है कि मैं सुबह का 2 घंटा सोने में नहीं बिताऊंगा, मैं सुबह का 2 घंटा पढ़ने में, पढ़ाई में, स्वाध्याय में बिताऊंगा। तो जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तब तक आपको परिश्रम करने का एनर्जी नहीं मिलेगा। तो विश्वास बहुत जरूरी है। विश्वास ही हमें परिश्रम करने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। तो अहंकार नहीं रहने का मतलब ये नहीं है कि हमें स्वाभिमान नहीं होना चाहिए। स्वाभिमान बहुत जरूरी है। हाँ, पढ़ाई और एजुकेशन का एक यही काम है कि हमें वो अहंकार से दूर भगाता है और हमें वो स्वाभिमान की तरफ ले जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी अपने अंदर के स्वाभिमान, अपने अंदर के विश्वास को जगाएं, और जो एक चीजों में आपको अहंकार का फीलिंग हो रहा होगा, अहंकार का अनुभव हो रहा होगा, उसे ये मान के चलें कि हो सकता है कि मैं हाथी का एक पार्ट देख रहा हूँ, अभी बहुत सारे हाथी के पार्ट बाकी हैं। तो इस तरह से आपका अहंकार इसको कम होगा। वेदों में भी कहा गया है कि सत्यम एका विप्रा बहुधा वदन्ति। सच तो एक है, लेकिन जो विप्र होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, उनको अलग अलग बोलने का तरीका होता है, अलग अलग देखने का तरीका होता है। और जैसा गांधी जी ने भी कहा है, गांधी जी के टेलिस्मैन कितने को पता है? गांधी टेलिस्मैन एनसीईआरटी के बुक में होगा। तो गांधी जी का टेलिस्मैन ये था कि आई विल गिव यू अ टेलिस्मैन एंड व्हेनेवर यू आर इन डाउट और व्हेनेवर द सेल्फ बिकम टू पावरफुल इनसाइड यू, देन यू मस्ट ट्राई दिस। Recall the face of the poorest man or the richest man that you have seen and contemplate whether your action has helped the person in any regard. अगर आप ये देख रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मेरे अंदर अहंकार है, तो आप उस सबसे कमजोर आदमी को याद कीजिए जिसको आपने देखा है, और फिर सोचिए क्या आपका ये काम उसको किसी तरह से मदद किया है। अगर नहीं मदद किया है तो आप इतना अहंकार क्यों फील कर रहे हैं? तो इन सब छोटी चीज़ों के साथ मैं चाहता हूँ कि आप में से मैं पहले क्वेश्चन अगर आपके मन में हो और आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। ठीक है। किसी के मन में कोई अवसर मिला है तो मैं इस पर एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जब कोई विद्यार्थी मेरा नाम दीपक पटेल है, मैं कक्षा 10th B का छात्र हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि आजकल जब विद्यार्थी अपने अध्ययन के लिए घर से बाहर रहते हैं काफ़ी वर्षों के लिए, तो उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनके परिवार वाले उनके साथ रहते हैं, समय समय पर उन्हें सुविधाएं भी उपलब्ध कराते हैं। लेकिन आप हमारे देश की रक्षा करते हैं, आपको अपने परिवार का त्याग करना पड़ता है, तो आपके समक्ष भी समस्याएं उत्पन्न होती होंगी, तो आपके समक्ष कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और आप उनसे कैसे निपटते हैं, मैं यही जानना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने पूछा ये क्वेश्चन। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे विद्यार्थियों से एक्सपेक्ट किया जाता है, विद्यार्थियों से ये उम्मीद किया जाता है कि विद्यार्थी के जो 5 गुण होते हैं उसमें एक त्यागी भी होता है। जैसे आप लोग अपना घर छोड़ के जो सीनियर कक्षाएं में हैं, वो हो सकता है कि अपने घर से कुछ महीनों के लिए दूर रह के पढ़ाई करते हैं, वैसे ही हम लोग ड्यूटी के लिए अपने घर परिवार से दूर रह के ड्यूटी करते हैं। तो उसमें समस्याएं तो बहुत सारी होती ही हैं, लेकिन जैसा कि मैंने जिसको शुरू में कहा है कि हमारी ट्रेनिंग से ये माइंडसेट होता है, एक माइंडसेट हमें मिलता है। ये जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं नहीं, ये चुनौतियां हैं हमारे सामने, चैलेंज हैं जिनको हमें ओवरकम करना है। जब हम छत्तीसगढ़ में नक्सल जैसे इलाकों में जाते हैं, वहाँ अपनी ड्यूटी करते हैं। जब हम कश्मीर में जाते हैं, अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी को पूर्ण करते हैं,
तो वहाँ अनेकों चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कहीं भी किसी कदम पे खतरा हो सकता है, आप अपनी टीम को लेके जा रहे हैं, हो सकता है कि वहाँ आपके अलावा आपकी टीम भी खतरे में हो। तो उन सब चीज़ों की जो तैयारी, जो प्रिपेयर्डनेस बोलते हैं, वो सबसे जरूरी होता है। जैसे आप एग्जाम से पहले अपना प्रिपरेशन करते हैं कि मैं इसमें श्योर हो जाऊं कि मैं इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसको सही करूंगा, उसी तरह से हम लोग अपने काम को करने से पहले एक ड्रिल करते हैं। उस ड्रिल को हम लोग प्रैक्टिस होता है, उसको करके हम उस डर पे, उस प्रॉब्लम पे विजय पाते हैं कि हमें ये करने में परेशानी ना हो। जहाँ तक घर बार छोड़ने का हुआ तो मतलब छुट्टियाँ रहती हैं हमारी भी, बीच में हमें लगभग 80-90 साल में छुट्टियाँ मिलती हैं, तो हम भी घर जाते हैं। और ये ड्यूटी है तो ऐसी ड्यूटी है कि आपको घर परिवार से दूर रहना पड़ता है, तो वो चीज़ें एक ड्यूटी का जरिया है, उसमें हम इसको इसी तरह से करते हैं। आशा है कि आपके क्वेश्चन का बोलने का मौका दिया आपने। मैं 10th का छात्र हूँ, मेरा नाम वंश बोलिए है। मैं सर आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, जब आपकी बटालियन कोई परेशानी में होती है तो सर आप उसको कैसे मोटिवेट करते हैं और कैसे मार्गदर्शन करते हैं अपनी टीम का? कृपया करके हमें बताइए, इसलिए बताइए। थैंक यू सर। भाई जब बटालियन परेशान होता है तो हम लोग भी परेशान होते हैं। जैसे अगर आपके स्कूल में कोई अगर परेशानी आ गई तो आप उस परिवार के हिस्सा हैं तो आप भी परेशान होते हैं। उसी तरह से बटालियन अगर परेशान है तो हम लोग भी परेशान होते हैं, लेकिन एक बटालियन परेशान कभी नहीं होता। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, बटालियन एक हजारों की फौज होती है और फौज को परेशान करना मतलब कि जो परेशान करने वाला है वो खुद परेशान हो जाएगा। परेशानी नहीं, कभी कभी चुनौतियाँ आती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो उस चुनौतियों का सामना हम अपनी ट्रेनिंग के माध्यम से, हम अपने प्रशिक्षण ट्रेनिंग और ड्रिल के माध्यम से करते हैं। बाकी जो पर्सनल परेशानियाँ होती हैं उससे खुद ही निजात पाना होगा। आप किसी भी, आप स्टूडेंट हो, आप कोई नौकरी पेशा हो, आप घर बहुत दिया है कि मुझे घर पे ही रहना है, तो फिर सुबह उठ के आपको स्कूल आने का नहीं करेंगे, कैसे आप घर छोड़ के नहीं आ सकता। जैसे जब परसों आपका आगमन हुआ था तो विद्यालय में हमने पूर्व अनुमति पर नीचे के ये जो 4, 5, 6, 7 कमरे हमने दे रखे थे, लेकिन पूरी यूनिट है तो आपका रसोई का भी है, शस्त्रागार भी है, बाकी आपका जो टेली कम्युनिकेशन का स्थान चाहिए। ऐसे आपको लगभग 13-14 कमरों की आवश्यकता होगी, लेकिन हमने नीचे 7-8 की छुट्टी भी नहीं करनी थी, पढ़ाई भी करानी थी, तो फिर कम्युनिकेशन आपस में हुआ, उसका समाधान निकाला गया। अब आप देखिए, आप केमिस्ट्री लैब में भी आपने अपनी योजना बना रखी, साथ में कंप्यूटर लैब में भी पूरे जवानों को आपने यानी कि शस्त्र जो है उसमें रख रखे। ऐसे करके